जो आपका ये एनआरई स्टेप 1 है, इसके दो पार्ट हैं, एक है बेसिक पार्ट और एक है क्लिनिकल। जो बेसिक पार्ट है, बेसिक सब्जेक्ट से, वो आपका 30% आएगा। ठीक है, 30% का मतलब ये है कि जो टोटल एमसीक्यू आएंगे वो आपके 200 होंगे, और 200 एमसीक्यू में से 60 एमसीक्यू आपके बेसिक सब्जेक्ट से आएंगे। तो टोटल एमसीक्यू जो बेसिक सब्जेक्ट से आने हैं वो आपके 60 एमसीक्यू आने हैं। बाकी जो 140 एमसीक्यू हैं वो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट से आएंगे। क्लिनिकल सब्जेक्ट अगर उसी को आएंगे जिसको ये बेसिक सब्जेक्ट आते हैं, जिसको बेसिक सब्जेक्ट नहीं आते हैं उनको क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं आ सकते। ठीक है, और जो अब ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, पैथोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जो आपकी पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी से आपको 16 एमसीक्यू आएंगे। एनाटमी से आपको अप्लाइड एनाटमी का मतलब है क्लिनिकल एनाटमी, उससे आपको 12 एमसीक्यू आएंगे। फिजियोलॉजी से आपको 10 एमसीक्यू आ रहे हैं। फार्माकोलॉजी से आपको 8 एमसीक्यू आएंगे, और बायोकेमिस्ट्री से आपको 6 एमसीक्यू आएंगे। कम्युनिटी मेडिसिन से 6 एमसीक्यू हैं। फोरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी में से आपको 2 एमसीक्यू आएंगे, और ये टोटल एमसीक्यू जो है वो 60 बनते हैं। तो ये आपकी बेसिक सब्जेक्ट से आएंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज है वो आपकी पैथोलॉजी है, वो आपकी फिजियोलॉजी है, वो आपकी फार्माकोलॉजी है। ये थ्री पीस हैं। थ्री किसी भी एग्जाम का ये 70% होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो थोड़े से बन रहे हैं, ये थ्री पीस तो ये 16 एमसीक्यू है, ये 12 ये 10 एमसीक्यू है, और ये 8 एमसीक्यू है, ये तो थोड़े से बन रहे हैं। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा उसका जो 70% होता है वो इन थ्री पीस पे मुश्तमिल होता है। ये जो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्योंकि इससे बनती है आपकी मेडिसिन, इससे बनती है आपकी मेडिसिन। और मेडिसिन क्या है? 52 एमसीक्यू। अब ये 52 एमसीक्यू और ये 16 और 10 और 8 एमसीक्यू उसको अच्छी तरह आते हैं, उसको अच्छी तरह आएंगे जिनको ये यानी कि ये जो आपकी मेडिसिन के 52 एमसीक्यू हैं, ये उन बच्चों को अच्छी तरह आएंगे जिनको पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी अच्छी आती है। जिनको फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी अच्छी नहीं है, उन वो ये ना समझें कि वो क्लिनिकल में जाके जो मेडिसिन है उसकी 52 एमसीक्यू भी ठीक कर लेंगे। रियलिटी में आपके ये पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी पता कितने एमसीक्यू बनाती है? ये 16, इसके 10, 18, ये इतनी बनते हैं ना, सॉरी 34 बनते हैं। हाँ, तो 34 एमसीक्यू ये, और 52 एमसीक्यू आपके मेडिसिन के। ये आपके 6 और 8, ये 86 एमसीक्यू। ऑलमोस्ट हाफ पेपर जो है वो आपका इन चीजों से आ रहा है। हाफ पेपर जो है आपका पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इनसे मिलकर मेडिसिन बनती है। और ये आपके 86 एमसीक्यू जो हैं वो आपके इन सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो आपने जो फोकस करना है वो आपको पता चल गया कि हमने फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी पे अपने फोकस करना है। अब ये है कि ये जो फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी जो थ्री पीस हैं, आपने कवर कहाँ से करने हैं? भाई ये थ्री पीस आपने कवर करने हैं फर्स्ट एड स्टेप 1 से। फर्स्ट एड स्टेप 1 से कवर करने हैं। आप कहेंगे सर क्या मैं इन थ्री पीस को पैथोलॉजी के लिए रोबिन यूज करूं? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, अभी अभी यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ में आपके पास 1 मंथ हो या 2 मंथ हो या 3 मंथ हो, तो फिर भी आपने ये जो पैथोलॉजी है इसके लिए दो बुक्स अच्छी हैं। एक है फर्स्ट एड स्टेप 1, फर्स्ट एड स्टेप 1, और दूसरी है आपकी पैथोमा। ये दोनों बुक्स अच्छी हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर सुन रहे हैं फर्स्ट एड में, डीजी लेक्चर्स, तो उनमें मैंने फर्स्ट एड को जो है, फर्स्ट एड को और पैथोमा के जो कंसेप्ट हैं वो फर्स्ट एड के पैथोलॉजी करवाते हुए मैंने एडिशनल चीजें जो पैथोमा में लिखी हुई थी फर्स्ट एड में नहीं थी वो मैंने बता दी हैं आपको फर्स्ट एड में। तो आप एक बुक के लेक्चर सुनने से फर्स्ट एड में डीजी लेक्चर जो स्पेशल पैथोलॉजी के हैं उसमें आपको दोनों बुक्स कवर हो जाएंगी। उसके बाद है आपकी फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी जो है वो फर्स्ट एड से ही आपने करनी है, और फर्स्ट एड स्टेप 1, या एक और अच्छी बुक है वो है बीआरएस फिजियोलॉजी। तो ये दो अच्छी बुक्स हैं, बीआरएस फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड स्टेप 1। जो स्टूडेंट खुद से तैयारी कर रहे हैं वो बीआरएस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि बीआरएस फिजियोलॉजी, और जो फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर सुन रहे हैं वो बीआरएस फिजियोलॉजी को स्किप करेंगे और डायरेक्ट फर्स्ट एड के लेक्चर सुनेंगे। क्योंकि मैंने
BRS के कंसेप्ट जो हैं वो फर्स्ट एड में बता दी हैं। तो जो स्टूडेंट खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटर ये है कि वो BRS फिजियोलॉजी करें। और जो अभी BRS फिजियोलॉजी अगर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि इस सेशन में ये जो क्लास हो रही है इसमें हमारे सब्सक्राइबर भी सुन रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट मेडिकल लेक्चर की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो मैं दोनों को स्टूडेंट को गाइड कर दूंगा जो लेक्चर्स नहीं सुन रहे हैं और जो लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर्स में मैंने BRS फिजियोलॉजी कंसेप्ट बता दी है, तो आपको एडिशनल BRS फिजियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद है फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी जो है वो मोर देन एनफ है फर्स्ट एड की आपकी, इसके लिए फर्स्ट एड स्टेप 1 की जो फार्माकोलॉजी है स्टेप 1 की फार्माकोलॉजी मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए, जो कि NRE का एग्जाम है, और इवन KFCPS एग्जाम के लिए भी मोर देन एनफ है। अब उसके बाद है आपकी जो एनाटॉमी। मैं एक बात आपको बता दूं, जिस बच्चे ने फर्स्ट एड स्टेप 1 अच्छी तरह कर ली है उसके पैथोलॉजी के 16 MCQ, फिजियोलॉजी के 10 MCQ, फार्माकोलॉजी के 8 MCQ, द होल MCQ, कोई एक MCQ ऐसा नहीं होगा मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो इधर से ना आया हो। तो आपकी ये अगर आपने फर्स्ट एड स्टेप 1 की हुई है तो आपके ये कंप्लीट MCQ होंगे। अब एनाटॉमी के लिए जो बुक है आप शॉर्ट स्नेल यूज करते हैं वो अच्छी बुक है शॉर्ट स्नेल, लेकिन आपके पास शॉर्ट स्नेल का भी अभी टाइम 1 मंथ मुश्किल है, तो 1 मंथ में अगर आप इसकी जगह ये कर लें कि आप एनाटॉमी शेल्फ नोट्स, जिनके पास अगर टाइम हो तो वो शॉर्ट स्नेल यूज करें जो अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन जिनके पास टाइम कम है वो एनाटॉमी शेल्फ नोट्स यूज करें। और उसके बाद जो है वो एनाटॉमी के जो MCQ हैं 12 और एक प्लेबल MCQs हैं, वहां से भी आप एनाटॉमी कर सकते हैं उसके MCQs। और जो मेडिकल मेडिसी बुक है उसके भी MCQ कर लें। अगर आप देखें आप अब शॉर्ट स्नेल यूज करना बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अंडर ग्रेजुएट इसको यूज करें। लेकिन आप अगर यूज टाइम कम है तो आप इन एडमिशन नोट्स यूज करें, साथ आप मेडिकल मेडिसिन बुक जो NRE की हमारी बुक है उसके MCQ करें। और अगर आप एडिशनल कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कोई बुक करते हैं तो उसके MCQ कर लें। मेडिकल मेडिसिन की बुक के MCQ की है, आपने एनाटॉमी शेल्फ नोट्स लेक्चर जो हैं जो हाई यील्ड लेक्चर हैं वो सुनेंगे, साथ आप मेडिकल मेडिसिन बुक से एनाटॉमी के MCQ करेंगे, और साथ आप प्लैब खालिद नाम है प्लैब MCQ के नाम से, उसमें एनाटॉमी का पोर्शन कर लेंगे। आपके एनाटॉमी के जो है ना वो 10 MCQ हो जाएंगे। ये अगर आपने फर्स्ट स्टेप 1, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री अभी फर्स्ट स्टेज में भी ज्यादा लिखी हुई है जितनी आपको रिक्वायर्ड इस वक्त है, जिनका 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ के बाद एग्जाम है, तो वो अगर बायोकेमिस्ट्री को स्किप करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक हाउ टू प्रिपेयर माइनर के नेम से हाउ टू प्रिपेयर माइनर, ये सर्च करें बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, तो उनको एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के वो बताए हुए हैं, तो वो इस वक्त वो सुन लें। और बायोकेमिस्ट्री में जो मेडिकल मेडिसिन बुक हमारी MCQ बुक है उसके MCQ भी कर लें मेडिकल मेडिसिन बुक के। तो आपके 6 MCQ अगर आपको फर्स्ट स्टेप 1 अच्छी तरह की है, जिन लोगों ने पहले से लेक्चर सुने हुए हैं या पहले से उन्होंने फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री की है, तो उनके 6 MCQ उनके मुकम्मल होंगे। कम्युनिटी मेडिसिन, जो कम्युनिटी मेडिसिन है वो आपके 6 MCQ, अब ये कम्युनिटी मेडिसिन 6 MCQ के लिए हम कम्युनिटी मेडिसिन की बुक तो मुकम्मल नहीं पढ़ सकते 6 MCQ के लिए, अब मुकम्मल बुक तो नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है एपिडेमियोलॉजी और फिर बायोस्टैट होता है बायोस्टैट। अगर आपने ये कर ली एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट कर ली कम्युनिटी मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स ने, तो उनके 6 MCQ में से 4 MCQ हो जाएंगे। तो अब आपने टाइम 3 या 4 MCQ हो जाएंगे अगर उन्होंने एपिडेमियोलॉजी वाला पोर्शन और बायोस्टैट वाला पोर्शन कर लिया। लेकिन 2 MCQ की आपको सेक्रीफाई या 1 और 2 MCQ के लिए सेक्रीफाई करना पड़ना है, वो इसलिए कि कम्युनिटी मेडिसिन जो है वो इस 2 MCQ के लिए
यानी 6 में से 2 MCQ के लिए, 3 MCQ के लिए आप पूरी बुक ना पढ़ें, आप बायोस्टेट वाला पोर्शन और जो एपिडेमियोलॉजी वाला पोर्शन है ये कर लें। ये फर्स्ट एड ने दिया हुआ है, फर्स्ट एड ने ये दिया हुआ है और उसके लेक्चर्स भी हैं। तो अगर आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो आपके ये 6 MCQ में 3 या 4 MCQ हो जाएंगे। लेकिन आपको इधर 3 MCQ को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 3 MCQ करना है तो फिर आपको कम्युनिटी मेडिसिन की होल बुक पढ़नी पड़ेगी, तो वो अभी आपके पास टाइम नहीं है। फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी जी, इसके 2 MCQ हैं। एक MCQ आएगा फोरेंसिक मेडिसिन से, एक MCQ आएगा टॉक्सिकोलॉजी में से। तो आप जो है टॉक्सिकोलॉजी जो है वो आपकी फर्स्ट एड स्टेप टू सीके के एंड पे लिखी हुई है। फर्स्ट एड स्टेप टू सीके, स्टेप टू सीके इसके एंड पे लिखी हुई है, वहां से आप टॉक्सिकोलॉजी करेंगे, आपका एक MCQ हो जाएगा, ये टॉक्सिकोलॉजी में से है। लेकिन जो फोरेंसिक मेडिसिन का 1 MCQ है, इसके लिए आप फोरेंसिक की मुकम्मल बुक नहीं पढ़ सकते, तो इसको आप सेक्रीफाई करेंगे। तो आपने फर्स्ट स्टेप टू सीके के एंड पे टॉक्सिकोलॉजी लिखी हुई है और इसके लेक्चर भी मैंने डिलीवर किए हुए हैं टॉक्सिकोलॉजी के, वो आप सुन लेंगे तो आपका ये MCQ भी हो जाएगा। तो इट मींस कि जो कुछ भी आपने इधर से पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी और एनाटॉमी का पोर्शन भी आपने एनाटॉमी शेल्फ नोट्स यूज करने हैं फर्स्ट एड के साथ। अगर आप ये कर रहे हैं तो कर लेते हैं तो आपके ये MCQ में से 60 में से हमने इधर एक सेक्रीफाई किया था, इधर 2 MCQ सेक्रीफाई किए थे, इधर भी 2 सेक्रीफाई किए थे। तो इट मीन कि आप 54 या 55 MCQ कर लेंगे अगर आप फर्स्ट एड यूज कर लेते हैं। फर्स्ट एड स्टेप 1। जो अभी मैंने आपको बताया वो ये है कि अगर आप फर्स्ट एड स्टेप 1 कर लेते हैं तो आपका बेसिक जो बेसिक है वो कवर हो जाएगा। यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 60 में से 50, बल्कि आपके 60 MCQ भी हो, 60 55 54 MCQ हो जाएंगे। अब ये है कि आप जो स्टूडेंट खुद से तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट उनको फर्स्ट एड से वो समझ नहीं आएगी उसकी फिजियोलॉजी की, वो BLS फिजियोलॉजी भी करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट एड मेडिसिन हमारे लेक्चर सुन रहे हैं वो इसको स्किप करेंगे, वो डायरेक्टली फर्स्ट एड से ही करेंगे, उन्होंने फिजियोलॉजी अलग से नहीं करनी। जो स्टूडेंट्स और जो लोग खुद से कर रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा कि अगर वो पैथोलॉजी को पैथोमा से कर लें, BLS पैथोलॉजी पैथोमा से कर लें फर्स्ट एड पे मूव करने से पहले, तो उनके लिए फर्स्ट एड करना आसान होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप डायरेक्टली फर्स्ट एड पे मूव करते हैं और लेक्चर के बगैर मूव करते हैं तो फर्स्ट एड डिफिकल्ट बुक, तो वो आपको समझ नहीं आती। तो इसलिए आप उनसे पैथोलॉजी के लिए पैथोमा यूज कर लें, फिर आप फर्स्ट एड पे मूव करें तो फिर आपको फर्स्ट एड की पैथोलॉजी भी समझ आएगी। लेकिन जो फर्स्ट एड मेडिसिन के सब्सक्राइबर हैं और वो लेक्चर सुन रहे हैं वो इसको भी स्किप करेंगे, वो डायरेक्टली फर्स्ट एड स्टेप 1 से पैथोलॉजी करेंगे। मैंने एडिशनल पॉइंट जो पैथोमा के वो बता दिए हुए हैं। तो ये था आपका बेसिक इधर से कवर हो गया। अब आपने जो है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, वो किस तरह करनी है। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं आपके उसमें 70% आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है। और यानी कि 140 MCQ जो है वो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट से हैं 140 MCQ। लेकिन मैं अभी आपको बताया था 3 P's, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ये जो मेडिसिन है ना ये 3 P's से बनी हुई है। तो आपको वो 3 P's आपने फर्स्ट एड अच्छी तरह की हुई है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, तो आप ये MCQ भी किसी हद तक कर लेंगे। यानी कि अगर आपने ये नहीं भी ना की तो फिर भी आप ये MCQ किसी हद तक कर लेंगे और आप ये 52 MCQ और जो उधर के MCQ थे कोई वो कर लेंगे। तो अब ये है कि मैं फिर कहता हूँ कि बच्चे ये सोचते हैं कि जी मैं तो डायरेक्टली मेडिसिन कर लूंगा, मैंने फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी नहीं करनी, वो तो बेसिक है, सिर्फ MCQ कम है। भाई ये अगर आपको ये बेसिक आती होगी तो फिर ये क्लिनिकल आना है, डायरेक्टली आप वो नहीं बन सकते। तो इसलिए आपने जो फर्स्ट एड स्टेप 1 है
उसके जो सिस्टम है, उसके 9 सिस्टम है, 9 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 9 सिस्टम आपने कर लिया, अगर किसी को आते हैं सही तरह, तो वो ये एमसीक्यू भी कर लेगा। मैं सही कह रहा हूँ इसलिए कि जो हमारे जब एनएलई आया था, तो उस वक़्त लोकल मेडिकल ग्रेजुएट भी थे। तो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट में हमारे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट एड अच्छी तरह की हुई थी। उनके पास टाइम नहीं मिला, उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो सीखे नहीं की, तो फिर भी वो पास हो गए। उन्होंने उन्होंने अच्छा स्कोर किया, और ये नहीं कि उन्होंने मेडिसिन की एमसीक्यू भी कर ली, क्योंकि उनको फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी फर्स्ट स्टेप 1 में लिखी हुई है, वो अच्छी तरह आती थी। तो अगर आपको फिंगर टिप्स पे वो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी फर्स्ट स्टेप 1 के 9 सिस्टम आते हैं, तो आप ये मेडिसिन की एमसीक्यू भी मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे। लेकिन फिर भी बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप मेडिसिन के लिए फर्स्ट एड स्टेप 2 सीके यूज कर लें। फर्स्ट एड स्टेप 2 सीके। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इसके लेक्चर सुन लेंगे, तो वो लेक्चर के साथ करेंगे, और लेक्चर में वो आप स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। पास स्टूडेंट ये कहते हैं, समझते हैं कि 1 मंथ में वो किसी लाइव सेशन में सारी बुक्स मुकम्मल एनआरए की। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं आपको कंप्लीट एमबीबीएस विद इन 1 मंथ करवा दूं लाइव सेशन में, तो ये इट इज पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि आपको कंप्लीट एमबीबीएस का जो कोर्स है वो विद इन 1 मंथ में करवा दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आप खुद बुक्स पकड़ लें, सुबह बैठें, शाम तक बैठें, ठीक है, और लेक्चर ऑन करें और अपनी बुक ओपन करें और ये लेक्चर सुनते जाएं और अपनी बुक कवर करते जाएं। इट इज पॉसिबल कि आप ये सारा कवर कर लें, लेकिन लाइव सेशन में ये कवर करना बहुत मुश्किल है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल में, वो आपके मेडिसिन है और सर्जरी है। मेडिसिन के आपके 52 एमसीक्यू हैं और सर्जरी के आपके 48 एमसीक्यू हैं। तो ये 48 एमसीक्यू, ये आपके 100 एमसीक्यू बन रहे हैं, यानी कि हाफ पेपर आपके इससे आ रहा है। हाफ पेपर देख रहे हैं, हाफ पेपर है ये, 100 एमसीक्यू है। तो आपकी मेडिसिन और सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि मेडिसिन के लिए आपको 3P आने चाहिए, इसलिए फर्स्ट स्टेप 1 के जो 9 सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपकी मेडिसिन हो गई, और फर्स्ट स्टेप 2 सीके से करनी है आपने। अच्छा, मैं खुद कुछ और बातें बता दूं जो आपको नहीं पता होता। मेडिसिन की बेस्ट बुक कौन सी है? डेविडसन में बहुत अच्छी बुक है, लेकिन डेविडसन आप उसे यूज करने की क्योंकि टू द पॉइंट नहीं है, तो आप डेविडसन को स्किप करेंगे। कैप्लन मेडिसिन सर कैसी है? कैप्लन मेडिसिन कोई अच्छी बुक नहीं है। अच्छा, और कौन सी अच्छी बुक है जी? फर्स्ट स्टेप 2 सीके अच्छी बुक है मेडिसिन की, जो जो कंसाइज है, टू द पॉइंट लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेप 2 सीके, स्टेप ऑफ मेडिसिन, ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये भी थोड़ी वास्ट है, तो इसलिए अभी मैं आपको टाइम नहीं इसको करने का। स्टेप ऑफ मेडिसिन, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं वो स्टेप ऑफ मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बुक है। फिर फर्स्ट स्टेप टू सीके अच्छी बुक है। फिर आपकी मास्टर द बोर्ड, MTB जिसे कहते हैं, ये अच्छी बुक है। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे लेक्चर है वो फर्स्ट स्टेप टू सीके से हैं, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप ये सुन लेते हैं तो आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। रट्टे लगाने नहीं है, रट्टे लगाने में कोई फायदा नहीं है। आपने जो भी करना है कंसेप्ट से करना है। भाई कंसेप्ट पे थोड़ा टाइम भी लग जाए तो वो बेटर है एज कम्पेयर टू रट्टा। रट्टा से आपको भूल जाना है, फायदा कोई नहीं होना। तो आप कंसेप्ट से पढ़ें, और आपको ये पता होना चाहिए मेडिसिन पढ़ने का और सर्जरी पढ़ने का अंदाज क्या है। द मोस्ट कॉमन कॉज का आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है किसी डिजीज की? की फीचर क्या है? की फीचर्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है? अगर आप डायग्नोसिस में की फीचर, क्लिनिकल सिम्टम, बेस्ट की फीचर का मतलब है कि क्या की फीचर है, किसकी बेस पे आप डायग्नोसिस बना रहे हैं। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है उस डिजीज का, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है उस डिजीज का, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है, और जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट क्या हैं। ये अगर आपको आप अच्छी तरह करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज डिजीज की क्या है, डिजीज के क्लिनिकल की फीचर्स क्या हैं, बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ड्रग्स साइड इफेक्ट क्या है, तो ये द बेस्ट वे होता है आपका मेडिसिन को पढ़ने का या सर्जरी को पढ़ने का। तो आपने सर्जरी इस तरह पढ़नी है, मेडिसिन इस तरह पढ़नी है, ये नहीं करना।
अब ये जो आपकी बड़ी बुक्स हैं, डेविडसन है और ये जो उन्होंने टेस्ट लिखे हुए हैं काफी ज्यादा, तो आप 1 2 3 4 5 6 टेस्ट याद कर लिए भाई, ये एक नहीं करना आपने। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, तो इस तरह आपने इनको चीजें याद करनी है। तो खैर मैंने बताया था मेडिसिन के लिए आप फर्स्ट एड स्टेप टू सीके यूज कर लें, या मास्टर द बोर्ड या स्टेप ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट एड स्टेप टू सीके जो हमारी फर्स्ट हमारी वेबसाइट, फर्स्ट एड मेडिसिन वेबसाइट बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, उस पे फर्स्ट एड स्टेप 1 के लेक्चर्स हैं, फर्स्ट एड स्टेप 1। लेकिन मैंने ये किया हुआ है कि फर्स्ट एड स्टेप 1 बुक ओपन है, लेकिन उसमें जो एडिशनल बुक्स हैं लाइक स्टेप ऑफ मेडिसिन भी उसमें कहीं कहीं ओपन है और उसका नॉलेज उधर दिया हुआ है, और मोस्ट कॉमनली उससे कंटेंट लेके इन्हीं लेक्चर में बता दिया गया है। और फिर आपकी मास्टर द बोर्ड, उसके जो कंसेप्ट हैं वो भी उनको भी इसमें मैक्सिमम जिस हद तक हो सकता है फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर में बता दिया। इस तरह फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर सुनते हुए ऑटोमेटिकली बहुत सा पोर्शन स्टेप ऑफ मेडिसिन का भी कर लेते हैं और मास्टर द बोर्ड का भी कर लेते हैं। उसके बाद है आपकी सर्जरी। सर्जरी के 48 लेक्चर्स हैं, 48 एमसीक्यूज हैं, और आप कहते हैं सर इसकी जो बुक है वो बैले एंड लव है, इससे मगर लव नहीं करना, आपने बैले कर लेते हैं। तो बैले एंड लव ये इसकी सबसे जो बड़ी बुक है वो है। तो लेकिन वो कहते हैं जिससे ज्यादा लव होता है वो मोहब्बत की इंतहा नफरत होती है, तो इसलिए आपने इससे नफरत ही कर लेनी है क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो लेकिन सबसे बेस्ट बुक यही है, लेकिन ये बहुत लेंथी है। तो आपके लिए क्या बेटर है? आपके लिए बेटर ये है कि आप वहाब डोगरी यूज कर सकते हैं, ये शॉर्ट बुक है और ये पाकिस्तानी बुक है, या कैपलन सर्जी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सर आप ये बताएं कि सिनेरियो एमसीक्यू के लिहाज से कौन सी बुक बेटर है, तो कैपलन सर्जरी बेटर है। अगर आप कहें सर जो पाकिस्तानी जो पैटर्न है ना वो है सब्जेक्टिव, वो है कि आप क्वेश्चन आता है आपने लिखना होता है, उसके 10 इन्वेस्टिगेशन लिखनी होती है किसी भी डिजीज की, तो उसके लिहाज से आपकी वहाब डोगर बेटर है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर एमसीक्यू के लिहाज से बेटर कौन सी बुक है इन दोनों में, तो वो कैपलन सर्जरी आपको ज्यादा एमसीक्यू ओरिएंटेड है एज कम्पेयर टू वहाब डोगर। वहाब डोगर ज्यादा डिटेल में है और सर्जरी कैपलन सर्जरी टू द पॉइंट ज्यादा लिखी हुई है। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टाइम में सर्जरी करना चाहते हैं तो आपके लिए द बेस्ट बुक कैपलन सर्जरी है। और कैपलन सर्जरी के लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और वो बहुत अमेजिंग लेक्चर इसलिए हैं कि पहले थ्योरी लिखी है, थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, वो टॉपिक जो भी है उसके साथ उसके एमसीक्यू भी साथ ही दिए गए हैं। तो पहले हम थ्योरी करते हैं, साथ ही उसके एमसीक्यू कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट वे किसी भी चीज को करने का ये होता है कि थ्योरी और साथ एमसीक्यू आप साथ साथ करते जाएं और स्टूडेंट को बताते जाएं कि ये जो इंफॉर्मेशन है एग्जाम में किस तरह पूछी जाएगी। तो इसलिए जो हमारे सर्जरी के लेक्चर्स हैं कैपलन सर्जरी से द बेस्ट लेक्चर्स हैं। हाउ टू अप्लाई नॉलेज, हाउ टू अप्लाई नॉलेज के लिए वो बेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। स्टेप टू सीके कर लें, स्टेप टू सीके वैसे कोई भी वो कर सकते हैं, स्टेप टू फर्स्ट स्टेप टू सीके भी वो कर लें। फिर आपकी ऑब्स्टेट्रिक गायनी गायनाकोलॉजी, ये इसमें से 14 एमसीक्यू है। 14 एमसीक्यू के लिए आप 10 टीचर बुक है, 10 टीचर जो इधर पाकिस्तान में कॉलेज में पढ़ी जाती है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक है, ये सब्जेक्टिव लिखी हुई है, एमसीक्यू ओरिएंटेड इतनी नहीं है। तो इसलिए आप टू द पॉइंट पढ़ लें। आप फर्स्ट स्टेप टू सीके से कर लें, फर्स्ट एड स्टेप टू सीके से गायनी ऑब्स कर लें। और फर्स्ट स्टेप टू सीके के जो गायनी ऑब्स है वो टू द पॉइंट लिखी हुई है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप टू सीके की गायनी ऑब्स डायरेक्टली आपको समझ नहीं आनी, तो इसलिए वो लेक्चर से ही समझ आनी है क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट लिखी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़ के देखिएगा, आपको वो समझ मुश्किल से आएगी। तो इसलिए ये आपने फर्स्ट स्टेप टू सीके से कवर कर लेनी है। हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट स्टेप टू सीके से को कवर करने के बाद यू वर्ड क्यू बैंक जो यूएसएमएल वाले बच्चे यूज करते हैं यूएसएमएल करने के लिए, उसकी एमसीक्यू भी करवा दी हैं। तो गायनी ऑफ फर्स्ट स्टेप टू सीके से भी कवर है, जो वेबसाइट पे लेक्चर हैं, और यू वर्ड क्यू बैंक से भी कवर है। तो इसलिए इस तरह जब आप गायनी ऑफ के लेक्चर सुन लेते हैं तो आप हाफ हाफ आगे आगे गायनाकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। इवन के जो जिन लोगों का एफसीपीएस में गायनियोग में एडमिशन हो चुका है वो भी ये लेक्चर सुनती हैं रेजिडेंट होके अपने कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए। उसके बाद पीडियाट्रिक्स है। पीडियाट्रिक्स की जो बुक्स हैं वो है आपकी परवेज अकबर, परवेज अकबर भी है,
लेकिन ये लेंथी बुक है। 14 एमसीक्यू के लिए आप इसको पढ़ना, मैं उसे इतना नहीं समझूंगा। फिर आपकी है इरफान मसूद, लेकिन अभी आपके 1 मंथ के लिए इरफान मसूद ने 2 और 3 मंथ की तैयारी में इरफान मसूद इतनी हेल्प नहीं करेगी, मतलब कि वो खत्म नहीं होगी। उसके बाद आपकी ये और इसके अलावा मुतबादल, ये मैं मुख्तलिफ ऑप्शन बता रहा हूँ। उसके बाद आप कैपलन कैपलन की पीड्स भी है, और फर्स्ट स्टेप टू सीके पीड। 14 एमसीक्यू के लिए फर्स्ट स्टेप टू सीके की पीड से वो तकरीबन 14 में से 10 एमसीक्यू 9-10 एमसीक्यू हो जाएंगे। और साथ आप जो मेडिकल मेडिजी बुक है, मेडिकल मेडिजी बुक जो है एनआरडी की, जिसमें सिस्टम वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं, वो कर लेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। यानी कि 14 में से 10 एमसीक्यू 9 एमसीक्यू हो जाएंगे आपके, अगर आप फर्स्ट स्टेप टू सीके से ये पीडियाट्रिक्स कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप टाइम के लिहाज से आपने उसको मैनेज करना है। अभी जो 1 मंथ के जिनका एग्जाम अभी है या 2 और 3 मंथ में है, वो तो पीडियाट्रिक्स के लिए फर्स्ट स्टेप टू सीके ही करेंगे। उसके बाद है और इसमें उनके जो है वो 9 to 10 एमसीक्यू हो जाएंगे। 14 एमसीक्यू या 3 या 4 एमसीक्यू उनको सेक्रीफाई करने पड़ सकते हैं इसमें। उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजी आई, जो आई है उससे 6 एमसीक्यू है, लेकिन 6 जो बुक है इसके लिए वो जुतोई है, जुतोई है, जुतोई बुक है जो आई की पढ़ी जाती है पाकिस्तान में। लेकिन बात यह है कि 6 एमसीक्यू के लिए आप पूरी बुक पढ़ेंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो आपने जो है ऑप्थेल्मोलॉजी, हमने फिर क्या किया, मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी जुतोई से भी पढ़ाई हुई है, लेकिन आपने हमारी जो वेबसाइट सब्सक्राइबर है उन्होंने वो जुतोई वाले लेक्चर नहीं सुने, वो नहीं सुनने क्योंकि टाइम कम है। जिनके जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो सुनेंगे, जो अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं वो, मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए हाई यील्ड लेक्चर बना दिए हैं, हाई यील्ड लेक्चर, वो उधर से ऑप्थेल्मोलॉजी करेंगे। और ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी है, ये हमने कहाँ से करवाई है, मैंने कहाँ से कवर की है, वो की है यू वर्ल्ड क्यू बैंक से, यू वर्ल्ड क्यू बैंक से, ये यूएस में लेकर यूज होता है। और एम्बोस क्यू बैंक, एम्बोस क्यू बैंक, तो इन दोनों से मैंने हाई टॉपिक्स लिए हैं और वे करवाए हैं। और इंशाल्लाह जब वो करेंगे तो उनकी ये जो 6 एमसीक्यू हैं, इसमें तकरीबन 4-5 एमसीक्यू हो जाएंगे, कोई 1 to 2 एमसीक्यू को उससे में भी सेक्रीफाई करना पड़े। लेकिन हम 1 or 2 एमसीक्यू के लिए मुकम्मल जो तो बुक में जाना मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप वो हाई लेक्चर से ही कर लेंगे। फिर ईएनटी जो है उसके लिए जो बुक है वो डिंगरा है, जो पाकिस्तान में पढ़ी जाती है, इंडियन आथर है डिंगरा। तो डिंगरा भी आप 6 एमसीक्यू नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बहुत लेंथी है। इसके लिए मैंने फिर ये किया कि आपको इसके हाई लेक्चर बना दिए हैं ईएनटी के। तो हाई लेक्चर में आप ये करते हैं कि वो कहाँ से कवर किया गया ईएनटी को एम्बोस बैंक से कवर किया गया, एम्बोस बैंक और यूवर। इस तरह आपके ये एमसीक्यू होंगे। अब ये है कि अच्छा, एक और बुक है ओसामा नोट्स आई के, ओसामा, ये कोई छोटी सी एक बुक है, वो आप इसमें क्या परचेज कर सकते हैं। ये इस तरह आपके 48 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू ये वाले आपने, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी सर्जरी, मेडिसिन और सर्जरी है। मेडिसिन और सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये किस तरह तैयार करनी है वो मैंने बता दिया। मेडिसिन आप फर्स्ट स्टेप टू सीके से कर लें, सर्जरी आप सर्जरी से कर लें, ऑब्स्टेट्रिक आप फर्स्ट स्टेप टू सीके से करेंगे, ठीक है, पीडियाट्रिक फर्स्ट स्टेप टू सीके से करेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हाई यील्ड लेक्चर सुन लेंगे। और आई के लिए वो ओसामा नोट्स वो परचेज कर लेंगे। अच्छा, माइक्रो जो है, माइक्रो उसने अलहदा तो नहीं दी, लेकिन माइक्रो को वो मेडिसिन में कवर करेगा। मेडिसिन में किस तरह कवर करेगा, मेडिसिन में वो इस तरह कवर करेगा कि वो इधर आता है इन्फेक्टियस डिजीजेज, इसका एक वो चैप्टर है इन्फेक्टियस डिजीजेज। इन्फेक्टियस डिजीजेज में वो माइक्रोबायोलॉजी को कवर कर लेगा। इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो अभी एग्जाम है, वो तो इसको नहीं करेंगे माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन, वो हाउ टू प्रिपेयर माइनर, हाउ टू प्रिपेयर माइनर, ये यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर माइनर फॉर एफसीपीएस बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, ये आप सर्च करेंगे तो
आपको वो वहाँ मैं माइनर बताया कि माइनर को किस तरह कवर करना है, माइक्रोबायोलॉजी किस तरह कवर करनी है, आपने बायोकेमिस्ट्री किस तरह कवर करनी है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, तो वो आप उधर से कर लेंगे। अगर आप क्योंकि अभी जिनका एग्जाम है वो तो उनके लिए सारी फर्स्ट एड स्टेप 1 की जो माइक्रो करना मुश्किल है, फर्स्ट एड स्टेप 1 की बायो करना मुश्किल है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो वीडियो सुन लें। नहीं वो आप सर्च करें। आप एक और बात, आप लोग पता क्या करते हैं? आप खुद एफर्ट नहीं करते। आपको जब मैंने कहा कि आप जाएँ यूट्यूब पे लिखें हाउ टू प्रिपेयर माइनर, माइनर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, तो आप सर्च करें तो वो आप सर्च करें वो आपको मिल जाएगी। तो आप थोड़ा खुद भी किया करें और इवन के ये इतना नहीं करते। हमने आपके लिए इतनी गाइडलाइन वीडियो बनाई हुई हैं जो कि फ्री में उधर जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी आप कदर नहीं करते। फ्री में सारी वीडियो देखेंगे और इवन के अपने फीडबैक भी नहीं दे सकते। ये भी वीडियो देखेंगे सब्सक्राइब मैंने कभी आपको मैं ज़्यादा सब्सक्राइब का नहीं बोलता। मैं कहता हूँ जब ये लोग खुद से अगर इनको अच्छा लगता है तो खुद से सब्सक्राइब कर लें, इनका फ़ायदा है। तो मैं क्यों इनको बोलूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप खुद से उसे ये कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ वीडियो जो चीज़ आपकी वीडियो हो उसको उसके लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए अपना फीडबैक दिया करें, आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो उसको शेयर किया करें। हाँ, एंड पे एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद ब खुद न्यू जो वीडियो बनेंगे वो खुद ब खुद उनका नोटिफ़िकेशन आ जाया करेगा, तो वो आपका अपना फ़ायदा है उसमें। अच्छा एंड पे बात ये है एनएलई मॉक टेस्ट। ये एनएलई मॉक टेस्ट पीएमसी ने बड़े अच्छे एमसीक्यू बनाए थे अपनी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट के नाम से। वो उन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं कि भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-से हैं। तो आपने ये करना है कि वो एनुअली मॉक टेस्ट कर लें, वो आपको फ़ायदा देंगे। और जिस तरह पीएमडीसी ने एमसी उसने सारा पैटर्न उसी को फ़ॉलो किया है। तो मेबी वो इन टॉपिक्स को भी जो पीएमसी ने मॉक टेस्ट में बताए थे, उन टॉपिक को फ़ॉलो करें। इसलिए आपके लिए एनुअली मॉक टेस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एनुअली मॉक टेस्ट के लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और पाकिस्तान में सिर्फ फर्स्ट एड मेडिसिन वेबसाइट बाय डॉक्टर हाफिज़ आतिफ ही ऐसी वेबसाइट है, जिसमें आपको एनुअली के मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए दिए गए हैं और ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपकी तैयारी का। क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि आपने हाउ टू अप्लाई नॉलेज, आपने नॉलेज किस तरह अप्लाई करना है। तो जो एनुअली मॉक टेस्ट के लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा, जो आप बुक्स पढ़ते हैं ना वो पैसिव स्टडी है, पैसिव ये पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्टिव स्टडी है वो आपके एमसीक्यू होते हैं। और जो आपके एनुअली मॉक टेस्ट के लेक्चर्स हैं वो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि वो आपको बताएंगे कि भाई आपने एमसीक्यू को क्रैक किस तरह करना है। एंड पे ये कि जी, पास एमसीक्यू के बारे में बता दें। जी, पास एमसीक्यू जो हैं, पाकिस्तान में मुझे नहीं पता अगर किसी के बारे के इल्म में इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे करेक्ट कर देगा, आप इधर ही हैं सब। मेरे ख्याल में अभी तक जो सिस्टम वाइज़ एमसीक्यू बुक है, जिसमें एनआरई के एमसीक्यू को कवर किया गया और जितने भी एनएलई के एमसीक्यूज़ अभी तक आए थे, पास एमसीक्यू, वो सारे एमसीक्यू को सिस्टम वाइज़ में वे में अगर कवर किया गया है तो वो ये मेडिकल मेडिसिन बुक है। इसमें कवर किया गया है और मेडिकल मेडिसिन बुक में हमने अपनी एफर्ट की है कि उन पास एमसीक्यू को कवर कर दिया जाए विद एक्सप्लेनेशन। तो आप जो सिस्टम के एमसीक्यू सुने, जिस सिस्टम के भी एमसीक्यू सुने, उस सिस्टम के एमसीक्यू सुने सॉरी लेक्चर सुने, उस सिस्टम को करने के बाद आपने मेडिकल मेडिसिन बुक से वो एमसीक्यू करने हैं। मेडिकल मेडिसिन बुक बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, बाय फर्स्ट एड मेडिसिन। ठीक है, तो आपने उसी से कर लेना है। तो ये बहुत ईज़ी है। ये इसलिए किया गया था, मैंने ये क्यों किया? मैंने ये इसलिए किया कि अगर ये पहले से जो हमारा लास्ट एडिशन है, पहले वाला एडिशन उसमें पेपर वाइज़ एमसीक्यू हैं। पेपर वाइज़ एमसीक्यू हैं।
लेकिन पेपर वाइज एमसीक्यू तब होते हैं जब आपने सारी बुक्स कर ली हो, बेसिक भी कर लिया हो, क्लिनिकल भी कर लिया हो, आपको एक एमसीक्यू एनाटॉमी से पूछा जा रहा है, दूसरा एमसीक्यू आपको सर्जरी से पूछा जा रहा है, तीसरा एमसीक्यू ईएनटी से पूछा जा रहा है। तो आपने जब तक ये सर्जरी एनाटॉमी सब कुछ कर लिया ना हो, तो आप उस वक्त तक पेपर वाइज एमसीक्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये किया आपकी वो उसके लिए हेल्प के लिए कि सिस्टम वाइज कर दिया है। तो जो सिस्टम आप सुनते हैं उसी सिस्टम के आपको एमसीक्यू कर लेने। मैं आपको एक चीज थोड़ी चीजें गारंटी से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट वो फर्स्ट स्टेप 1 को अच्छी तरह कर लेता है, फर्स्ट स्टेप 2 सीके को अच्छी तरह कर लेता है, कैपलन सर्जरी को अच्छी तरह कर लेता है, और हाई यील्ड लेक्चर कर लेता है, एनएलई मॉक टेस्ट कर लेता है, और पास पेपर कर लेता है, फिर फर्स्ट स्टेप 1 अच्छी तरह कर लेता है, फर्स्ट स्टेप 2 सीक्यू से आती है, और हाई यील्ड ईएनटीआई की लेक्चर भी कर लेता है, एनएलई मॉक टेस्ट लेक्चर जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो उनको देख लेता है, और पास पेपर देख लेता है, वो पर्सन पक्का पास है। क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया वो 70% पे पासिंग है। तो 70% पे पासिंग के लिए आपने ये इस तरह करना है कि आपको ये बुक आनी चाहिए। देखें 3 बुक्स, आपका सारा नॉलेज मैंने क्लोज हो गया 3 बुक्स में। फर्स्ट स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप 2 सीके एन और कैपलन सर्जरी, और साथ एनएलई के मॉक टेस्ट और एनएलई के पास पेपर्स। ये अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली एग्जाम पास कर लेते हैं। ये नहीं, एनएलई मॉक टेस्ट जो है ये यूट्यूब पर नहीं है, ये हमारी वेबसाइट पे नहीं है, उस पे नहीं है। और ये पाकिस्तान में सिर्फ फर्स्ट मेडिकल वेबसाइट पे ही लेक्चर एनएलई मॉक टेस्ट के लेक्चर अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी बात ये कुछ स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे हैं जो कि उनके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं, और होगा भी इसी तरह, कि वो लाइव सेशन हम मैंने लाइव सेशन स्टार्ट कर लेंगे। लाइव सेशन में आप कंप्लीट एमबीबीएस को कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास पहले से ये लेक्चर अवेलेबल हैं तो आप 2 की स्पीड पे सुन लें, 2x की स्पीड पे। सुबह बैठे, बुक आपके पास हो, आप सुनते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, सुनते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, तो फिर ही आप ये शॉर्ट टाइम में ये सिलेबस कवर कर लेंगे। अगर आपने कोई लाइव सेशन में करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये 1 मंथ में कंप्लीट एमबीबीएस तो फिर वो मुझ से ही होगा कि वो कर लें। इसलिए मैं किसी को भी कोई लाइव सेशन मतलब ये कि जिसमें वो ये कहें कोई ये कहे कि हम कंप्लीट एमबीबीएस 1 मंथ में कवर कर देंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल, नहीं होना। बैठ जाएं, 10-10 घंटे पढ़ते रहें, 20 घंटे तो पढ़ना मुश्किल है, 15 आवर्स पढ़ लें, लेकिन खुद से पढ़ लें। लेक्चर साथ लगे हों, साथ आप आपकी बुक ओपन हो, और साथ आप हाईलाइट करते जा रहे हो, एमसीक्यू आपको उधर से देखते जा रहे हो, जब वो सिस्टम खत्म हो साथ आप उसकी एमसीक्यू बुक ओपन की, मेडिकल मेडिकल बुक उससे एमसीक्यू कर लिए। तो मेरे ख्याल में द बेस्ट वे है कि आप 1 मंथ में जितना टाइम है इसमें आप खत्म कर सकते हैं। 1 और 2 और 3 मंथ वाले स्टूडेंट्स के लिए यही पैकेज है कि वो इस तरह कर लें, ये बेस्ट होगा उनके लिए। और जहां तक बात है कि आप खुद से फर्स्ट स्टेप 1 कर लेंगे, तो खुद से भी करना मुश्किल है, और फर्स्ट ये कैपलन सर्जरी या फर्स्ट स्टेप 2 सीखे खुद से करना मुश्किल है। ये आपको कोई क्योंकि ये शॉर्ट बुक्स हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि सर भूल जाता है। भाई भूलेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफा पढ़ लें और आपको हमेशा के लिए याद रहे। हमें भूल जाता है, बंदा भूल जाता है। आपके एक दोस्त जो आपको बहुत अरसे पहले जो पढ़ता था साथ, जिसके आप जो बड़े अच्छे दोस्त होते थे, उसका नाम भूल भूल चुका होता है। आपको एक बंदा जो 1 महीना पहले मिला था वो भूल चुका होता है, उसका नाम भूल चुका होता है, तो ये भी भूलेगा। चीजें वही याद रहती है जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। तो आप ये कर देंगे कि अगर आपने आज 30 पेजेस पढ़े हैं, नेक्स्ट डे फिर 30 पेज पढ़े हैं, तो आपने ये रखना है कि मैंने रोजाना 20 पेजेस मैंने 30 मिनट जो है या 40 मिनट मैंने डेली पिछले जो पहले पढ़े हुए 20 पेजेस हैं उनको मैंने देखने। रोजाना आपके 30 मिनट्स, और आपने क्या 30 मिनट्स में ये 20 पेजेस देखने हैं, तो जो पहले पढ़ा होगा ना उसके लिए आपने 30 मिनट्स निकाला करने हैं रिवीजन के लिए। तो फिर ये चीजें याद रहेंगी। इस तरह वही नहीं है कि आप एक दफा पढ़ें और आपको सब कुछ याद हो जाए। आप समझते हैं कि एमबीबीएस मजाक है कि आप एक दफा पढ़ लें और आपको याद हो जाए, कैसे होगा? आपको रिवीजन बार बार रिवाइज करना पड़ेगा।
हाँ तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें तो याद है जरा जरा। आगे ये शेर क्या था? भाई जो कंसेप्ट आपने अच्छी तरह पढ़े होते हैं ना, तो वो याद हो ही जाते हैं। तो आप चीजों को जो है ना वो अच्छी तरह जहन नशीन तक रखें, बार बार पढ़ करें। आप कहते हैं कि हम एक दफा पढ़े साल में, 5 सालों में कुछ हम पढ़े ना, और एक महीने में हम आके ना तो वो एक महीने में पढ़े और हमें याद भी हो जाए और हमें सिस्टम भी सही चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इन गाइडलाइन को फॉलो कर लेंगे। ये गाइडलाइन मैंने इसलिए दी है कि आपसे बहुत से बच्चे गलतियां करेंगे और वो फिर भी गलतियां करेंगे मैं फिर कह रहा हूँ, फिर उसको मेरी बातें याद आएंगी कि यार सर ने कहा था इस तरह कर लें। मैं आपसे कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपको फर्स्ट स्टेप 1 आती है, अगर आपको फर्स्ट स्टेप 2 सीख के आती है, अगर आपको कैपिटल सर्जरी आती है, जिस तरह मैंने गाइड किया, ये चीजें कर लेते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ जिस बच्चे को ये चीजें आती होंगे ना वो बच्चा पास है। मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ। आप खुद को डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ अगर आपको ये बुक्स आती हैं तो आप पास हैं। तो इसलिए और कोई नोट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन बुक्स को फॉलो कर लें। ये बुक्स आज भी आपको काम आएंगी, कल भी काम आएंगी। हमारे जो एफएमजी का जो जिन लोगों ने पहले फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी, जब वो एनएलई पास कर गए, तो आमतौर पे एफएमजी जब मुख्तलिफ अकेडमी में पढ़ते थे तो वो एग्जाम तो पास कर लेते, आगे फंस जाते थे। तो क्योंकि उन्होंने ये बुक्स पढ़ी हुई थी, तो एनएलई पास करने के बाद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफसीपीएस पार्ट 1 भी पास कर लिया, क्योंकि एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए भी यही बुक्स पढ़नी है। तो जब आपने अभी ये बुक्स पढ़ ली तो उसके बाद आप सिर्फ रिवाइज करेंगे और अपना एफसीपीएस पार्ट 1 भी इन्हीं बुक्स से तैयार कर लेंगे। जो देखें, जो फर्स्ट एड मेडी वेबसाइट है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जो फ्री वाले वेबिनार्स होते हैं उसमें अपनी वो बताना शुरू कर दूं कि इतनी फी है और ये कर लो। आप ये करें कि फर्स्ट एड मेडी वेबसाइट पे जाएं। ये फर्स्ट एड किधर लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है। ये है उसका हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन उनका कांटेक्ट नंबर, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड मेडी वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया है। फर्स्ट एड मेडी वेबसाइट बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, गूगल करें तो उधर आ जाएगा। तो उधर से आप 1 मंथ पैकेज का वो देख सकते हैं कि 1 मंथ पैकेज कितने का है। मुझे थोड़ा हेजिडेंट होता हूँ जब मैं फ्री वेबिनार लेता हूँ, तो फिर आप कोई ये ना समझे कि सर ने तो वो अपने पैसे अपनी फी बताने के लिए वेबिनार किया है। तो लेकिन मेरा काम ये है कि आपको प्रॉपर गाइड कर दूं, उसके बाद आप पे छोड़ दूं, आपने जो भी फॉलो करना है उसे करें। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, फिर मैं कहता हूँ, आपको खौफ लग रहा होगा कि जी ये ईएनटीआई के एमसीक्यू वो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर करवाए हुए हैं बुक में, ईएनटीआई के एमसीक्यू हैं। लेकिन बच्चों मैं फिर आपको कहता हूँ, आप बहुत खौफजदा होंगे कि पता नहीं ये एग्जाम पास होगा कि नहीं होगा। आपको बिलीव, मैं आपको ये गारंटी से एक बात अश्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर आपको फर्स्ट स्टेप 1 फिंगर टिप्स पे आती है, फर्स्ट स्टेप 2 सी के आती है, कैपिलर सर्जरी आती है, और जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है इसको फॉलो कर लेते हैं, आप 100% पास हैं। और आप उन लोगों से ज्यादा आपको आता होगा जो लोग बहुत अकेडमी में पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ते रहें, लेक्चर कहीं से लेक्चर लेते रहें, फिर घर के आके रेस्ट करें, फिर वो जो लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको बुक से रिलेट करें कि यहाँ 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 यहाँ, ये टाइम नहीं है आपको। इसमें 1 मंथ में आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, या 2 मंथ में, 3 मंथ में कवर नहीं होगा। अभी ये है कि लेक्चर सुने, लेक्चर लगे हों, बुक ओपन हो, और आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएं और फिर उसको रिवाइज कर लें। यही एक हल है, यही एक सोल्यूशन है, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप 1 और 2 मंथ में तैयारी कर लें। ठीक है जी, पहले सिस्टम करने हैं। अच्छा, एक और तरीका है जो बेस्ट हो, जो आपके लिए बेस्ट वे है, आप पहले सीवीएस करें फर्स्ट स्टेप 1 से। ठीक है, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी सब हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट स्टेप 2 सीके से सीवीएस कर लें, तो आपकी मेडिसिन भी हो जाएगी। तो आप तकरीबन हाफ पेपर, तकरीबन ये 86 एमसीक्यू बन रहे थे आई थिंक, आप इस इधर से कर जाएंगे कि आपने फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर सुने, फिर फर्स्ट स्टेप 2 सीके से लेक्चर सुने, सीवीएस इधर से किया। पहले आपने सीवीएस किया फर्स्ट एड स्टेप 1 से,
फिर आपने फर्स्ट स्टेप 2 से किया, इस तरह हर सिस्टम इस तरह कर लें, फिर आप MCQ कर लेंगे मेडिकल मेडिजी बुक से, तो उसके बाद आपका CVS तैयार हो चुका है। फिर और आपने कैप्टन सर जी के लेक्चर जरूर सुनने हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि हाउ टू अप्लाई नॉलेज, और आपको पता है कि 48 MCQ सर्जरी से आने हैं, तो कैप्टन सर्जरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्जाम। चलें जी, अभी काफी टाइम हो गया है, और कोई क्वेश्चन करना तो क्वेश्चन कर लें, फिर हम मुझे इजाजत दें। तो आप उसके लिहाज से करेंगे कि आपके लेक्चर तो जरूर करने में बेटर रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दें, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने ये जो नंबर लिखा हुआ है सामने, इन पे रब्ता कर लेना है, ये 031800494742, तो इनसे वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देंगे। अगर फिर भी समझ ना आए तो फर्स्ट एड मेड इजी बाय डॉक्टर हाफिज से गूगल सर्च करेंगे, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ वो फीस स्ट्रक्चर और लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। और आपने फीस सबमिट करवानी होती है, फीस सबमिट करवाने के बाद आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, तो फिर आपका अकाउंट डेवलप कर दिया जाता है वेबसाइट पे। और जब आपका अकाउंट वेबसाइट पे डेवलप हो जाता है, तो आपको लेक्चर की एसेस मिल जाती है जितने मंथ के लिए आपने वो लेक्चर लिए होते हैं, और फिर आप लेक्चर सुनना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और आप लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं। सर MCQ प्रैक्टिस से कब से करवाएं? जी, NLE मॉक टेस्ट के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें मैंने NLE मॉक टेस्ट की लेक्चर की वो करवाई हुई है। आपको प्रैक्टिस तो वो जरूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएंगे हाउ टू अप्लाई नॉलेज। और वैसे भी हम इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो जो NL मेडिकल मेड इजी बुक है, मेडिकल मेड इजी बुक जो अभी आपको दिखाई थी मैंने, ये वाली, इसको इसके MCQ भी इंशाल्लाह इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे एक लाइव सेशन में, इसके MCQ भी रोजाना डिस्कस हुआ करेंगे लाइव लेक्चर्स में। तो सर PMDC वालों ने भी बताया है कि सिस्टम में से कितने MCQ आने हैं। जी, PMDC वालों ने, ये PMDC वाला क्या था जो मैंने ओपन किया हुआ था, फ्री फॉर 1 मंथ लेक्चर्स। NLE जो पैकेज है वो आपका, मैंने ये आप बार बार पूछ रहे हैं, तो ये है 6, ये इसकी 6K है, जो 1 मंथ के NLE पैकेज है। और इसमें और आपने ये करना होता है, इसको फीस सबमिट करवाने के बाद इस नंबर पे आपने वो सेंड करनी होती है, और फिर वो डॉक्टर सोहरत आपको आपका अकाउंट डेवलप करवा देती है। सर CVS की फिजियोलॉजी के टॉपिक मोस्टली आपने BRS फिजियोलॉजी में किए हैं? CVS की फिजियोलॉजी के टॉपिक्स मोस्टली आपने BRS फिजियोलॉजी में किए हैं? जी, किए हुए हैं। यानी कि फर्स्ट एड जब मैंने पढ़ाई है तो मैंने BRS के CVS के कंसेप्ट बता दिए। सर RMP का हवाला दिया गया है, उसमें क्या मतलब है? मुझे आप वो देखना है, डॉक्यूमेंटेशन आपने खुद करनी है जी, वो मुझे, मैंने आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर। CK में सर थोड़ी बहुत चीजें भी बताई हुई है। CK2 में, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात थी, अगर आप फर्स्ट स्टेप 2 CK भी करते हैं ना, तो मैंने फिर भी हर एक डिजीज की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी वो बताई हुई है। तो आप अगर टाइम कम हो तो फर्स्ट स्टेप टू सीके में आपको फिजियोलॉजी पैथोलॉजी भी मैं कवर करवा देता हूँ। जब भी मैं कोई टॉपिक कवर करता हूँ तो फिजियोलॉजी पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी मैंने बताई होती है। तो इसलिए जब मेडिसिन आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप फर्स्ट स्टेप टू सीके के लेक्चर सुनते हुए आपकी बेसिक भी कवर होगा, क्योंकि मैंने फिजियोलॉजी पैथोलॉजी कवर की हुई है। अच्छा सर, दोनों में से कोई एक बुक रिकमेंड करेंगे तो? दोनों में जो बुक, फर्स्ट स्टेप टू सीके जो है ना, बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इससे आपने बाद में भी फॉलो करना है FCPS पार्ट 1। तो और दूसरा है कि अगर आपने कल को फर्स्ट FCPS में भी यूज करना है आपने इसको, USMLE में भी यूज करना है आपने इसको, और इसकी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये बुक मैं स्किप नहीं करवाता किसी बच्चे को भी, मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप अभी फॉर टाइम कम हो तो फिर आप कर भी सकते हैं, और फर्स्ट स्टेप टू सीखे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप टू सीखे में भी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बताई हुई है। तो यू कैन स्किप, बट मैं आपको कहूंगा कि इसके जो सिस्टम है वो जरूर कर लें फर्स्ट स्टेप 1 के। सर सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये जी डॉक्टर सब्सक्रिप्शन के लिए डॉक्टर अफरा से आपने वो नंबर भी शेयर किया है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने मेडिकल मेडिजी बुक भी बताई है। अच्छा, मेरे पास आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मैं जैसे पहले बताया, जो फर्स्ट स्टेप 1 बुक है ना, ये आपको USMLE में भी बाद में हेल्प करेगी, आपको FCPS में भी हेल्प करेगी, आपको MD में MD MS एग्जाम में भी हेल्प करेगी। तो ये सारे एग्जाम में हेल्प करती है। और इसके जो लाइंस हैं
वो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप टू सीखे है ना, ये भी आपको प्लेब में आपकी बहुत हेल्प करती है, आपको जो दुबई के एग्जाम है इसमें हेल्प करती है, दुबई के एग्जाम हार्ड वगैरह। लेकिन इसकी जो लाइन है ना, उनको उसी तरह सेम सेम रटा लगाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट लें। लेकिन फर्स्ट स्टेप 1 की लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप टू सीके जो है, इसकी हर एक लाइन पे आपने उस तरह जिसने लिखा हुआ उसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, बस वो कंसेप्ट लें लेक्चर से और वो जो पॉइंट है वो कर लें। तो फर्स्ट स्टेप टू सीके की हर एक लाइन को याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेप 1 एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं बस बताना चाहता था।